हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का पाठ 8। इस पाठ का नाम है बल एवं गति के नियम। इस पाठ में हम पढ़ेंगे बल से हम क्या समझते हैं, बल के क्या प्रभाव है, बलों के विभिन्न प्रकारों में से हम पढ़ेंगे संतुलित और असंतुलित बल हम किसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे न्यूटन द्वारा दिया गया गति का पहला नियम और इसी के संदर्भ में पढ़ेंगे जड़त्व और द्रव्यमान में आपस में क्या संबंध है। फिर देखेंगे गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम और इन सभी न्यूटन द्वारा दिए गए नियमों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है कि बल एक धक्का या खिंचाव है। इस परिभाषा को बेहतर करते हैं कि बल एक बाहरी कारक है जो किसी वस्तु के विरामावस्था या गति की अवस्था को बदलने में सक्षम है। ये कारक पेशी बल हो सकता है जो हमारे मांसपेशियों द्वारा लगाते हैं हम। गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है जो धरती का एक खिंचाव है हर वस्तु पे अपनी तरफ खींचने का। चुंबकीय बल हो सकता है। तो इस परिभाषा को हम उदाहरण से समझते हैं। जब हम एक दरवाजा खोलते हैं तो हम अपनी मांसपेशियों का बल लगाते हैं उस दरवाजे को खोलने में, उसे खींचकर। ऐसे ही जब हम दरवाजे को बंद करते हैं तो भी हम अपनी मांसपेशियों का बल लगाते हैं उसे धक्का देकर बंद करने के लिए। बल के वस्तु पर अलग अलग प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों में पहला प्रभाव है वस्तु के आकार में बदलाव। जब एक गुब्बारे को हम फुलाते हैं तो जो हवा का दबाव होता है इस गुब्बारे के ऊपर, उससे वह फूल जाता है तो इसकी आकृति बदलती है। इस फूले हुए गुब्बारे को जब हम हाथ से दबाते हैं तो भी इसकी आकृति को हम बदल सकते हैं। ऐसे ही जब हम आटा गूंथते हैं तो हम आटे की अलग अलग आकृति बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आकृति में परिवर्तन बल के कारण। ऐसे ही बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है। आप यहां पे देख सकते हैं एक बच्चा साइकिल चला रहा है और दिशा बदलने के लिए वो हैंडल पे अपने हाथों से बल लगाएगा और उसकी दिशा बदल देगा। बल किसी विरामावस्था से वस्तु को गति में ला सकता है। अगर ये साइकिल रुकी हुई है तो इसे चलाने के लिए बच्चा अपने पैरों से बल लगाकर इसे गतिमान बना सकता है। ऐसे ही बल गतिमान पिंड को रोक सकता है। अब रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हाथ से हैंडल पे ब्रेक लगाएंगे तो ये गतिमान वस्तु रुक जाएगी। तो ये हमारे मांसपेशियों का बल हुआ जो इस साइकिल को रोक रहा है। पांचवा बल का प्रभाव हो सकता है गतिमान पिंड की गति को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये हम साइकिल के उदाहरण से ही देखते हैं। यदि हमें इसकी गति बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, पैडलिंग बढ़ा देंगे। गति को कम करना है, पैडलिंग कम कर देंगे। तो हमारी मांसपेशियों के बल से हम इस साइकिल के बल के अलग अलग प्रभावों को देख सकते हैं। दिशा बदल सकते हैं, इसकी गति बदल सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, गति को बढ़ा या घटा सकते हैं। ऐसे ही हम अपने दैनिक जीवन में भी बलों के अलग अलग प्रभाव को देखते हैं। बलों के प्रकार में एक प्रकार होता है संतुलित और असंतुलित बल। आप यहां पर देख रहे हैं बच्चे एक टेप को अपनी तरफ दोनों तरफ खींच रहे हैं और दोनों बच्चे ही 30 न्यूटन या समान बल लगा रहे हैं। जब समान माप का या परिमाण के दो बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो ये एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और कुल बल जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब इस संतुलित बल से किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि बल लग ही नहीं रहा, दोनों बल कैंसिल हो गए।
इसी तरीके से यदि दो असमान बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो, आप नीचे देखिएगा, इस तरफ 30 न्यूटन बल है और दूसरी तरफ 60 न्यूटन बल है, तो बल बाईं तरफ ज्यादा है, तो जो परिणामी बल होगा वो किस तरफ होगा? जो दोनों में से अधिक है। दोनों में से अधिक कौन सा है? 60 न्यूटन है। दोनों बलों का अंतर क्या हुआ? जो दायां बल होता है वो होता है पॉजिटिव और जो बायां बल होता है वो होता है नेगेटिव। तो 30 पॉजिटिव और 60 नेगेटिव, तो कितना हो गया ये? -3। -30 किस तरफ ज्यादा है? बाईं तरफ। तो ये एक असंतुलित बल वस्तु पर कार्य करता है और इसके विरामावस्थी या गति में परिवर्तन लाते हैं। इसी तरीके से यदि दो समान या असमान बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक बल लगा हुआ है ऐसे एक तरफ और दूसरा बल इसी तरफ एक और लग गया, तो जो परिणामी बल है वो दोनों बलों का योग होगा और दिशा भी समान होगी। यह बल असंतुलित है। घर्षण बल सदैव किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। यानी जैसे हमने ये देखा था, ये समान बल लग रहे हैं एक की तरफ एक ही दिशा में, तो इनके विपरीत दिशा में हमेशा घर्षण बल लगता है। गैलीलियो ने आनत तल पर वस्तुओं की गति को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि वस्तुओं की एक निश्चित गति बनी रहेगी जब तक उन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो। गैलीलियो ने एक आनत तल पर एक कांच की गोली को लुढ़काया। नीचे आते समय इस गोली की गति बढ़ गई, जिससे वह साथ में रखे आनत तल के ऊपर चढ़ जाती है और इस आनत तल पर वह उतनी ही दूरी तय करती है जितनी वह पहले आनत तल पर थी। ऊपर जाते समय गोली की गति कम हो जाएगी। इस आनत तल को यदि थोड़ा सीधा कर दिया जाए तो गोली ज्यादा दूरी तय करती है और अगर दाएं आनत तल को क्षैतिज कर दिया जाए तो गैलीलियो कहते हैं गोली निरंतर चलती रहेगी क्योंकि इस पर शून्य असंतुलित बल लग रहा है। लेकिन हम जानते हैं शून्य असंतुलित बल वास्तविक स्थिति में प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि हर गतिशील वस्तु के ऊपर विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है जो वस्तुओं की गति को कम करता है। बल और गति के इन्हीं निष्कर्षों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, जिन्हें न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। न्यूटन का गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, कहता है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। इसका मतलब वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, यदि वह गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या सामान्य वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। यानी हर वस्तु की यह अपनी प्रवृत्ति है कि यदि वह विराम में है या वो गतिशील है, वह उसी अवस्था में रहने की कोशिश करती है और इसे हम वस्तु का जड़त्व कहते हैं। इसीलिए गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसी नियम को समझते हैं कुछ उदाहरणों से। यहाँ पे हमने ग्लास लिया, ग्लास में कार्डबोर्ड को रखा और उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया। यदि कार्ड को तीव्र क्षैतिज रूप से झटकाया जाए तो क्योंकि बल कार्ड के ऊपर लग रहा है, ये आगे खिसक जाता है, लेकिन सिक्के पर कोई बल नहीं लगा तो ये अपने जड़त्व के कारण कांच के ग्लास में नीचे गिर जाता है। दूसरा उदाहरण है जब बस
कोई चलती हुई अचानक रुक जाए तो सीट जिस पे हम बैठे हुए हैं वह स्थिर हो जाती है और इसलिए हमारा ऊपर का शरीर जो गतिशील था वह अपने जड़त्व के कारण आगे चलने की कोशिश करता है, इसलिए वह आगे की तरफ गिरता है। इसके विपरीत जब खड़ी बस अचानक चलने लगती है तो हमारे पैर जो बस के संपर्क में थे वे चलने लगेंगे बल के कारण, लेकिन हमारा ऊपर का शरीर स्थिर रहने की कोशिश करता है और इसीलिए वह पीछे की ओर गिरता है अपने जड़त्व के कारण। एक और उदाहरण देख सकते हैं, जब किसी कालीन को हम किसी डंडे से पीटते हैं तो उससे धूल के कण बाहर निकलते हैं अपने जड़त्व के कारण, क्योंकि हमने डंडे से कालीन को पीटा तो वह गतिशील हो गया, लेकिन कण जड़त्व के कारण स्थिर रहने की कोशिश करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और उदाहरण है, शाखाओं के हिलने पर पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं क्योंकि बल शाखाओं पर लगा, पत्तियां स्थिर रहने की कोशिश करती हैं अपने जड़त्व के कारण और वो शाखाओं से अलग हो जाती हैं। हम सब कैरम तो खेलते ही हैं, तो जब कैरम की गोटियों के ढेर पर स्ट्राइकर को जोर से मारा जाता है तो बल लगा हमारे नीचे की गोटी पर जो इससे अलग हो जाएगी, लेकिन सारी गोटी का ढेर नीचे ऐसे ही गिर जाता है क्योंकि यह अपने जड़त्व के कारण स्थिर रहने की कोशिश करता है। तो ये सभी उदाहरण हमें गति का पहला नियम बताते हैं। तो हमने समझा कि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह वस्तु का जड़त्व कहलाता है। अब इस जड़त्व को नापेंगे कैसे? इसके लिए हम एक हल्का बक्सा ले लेते हैं जो खाली है। इसकी स्थिति में परिवर्तन करना या इसे गति में लाना आसान होगा, लेकिन इसी बक्से को यदि हम सामान से भर देते हैं और ये भारी बना देते हैं तो इस बक्से का जड़त्व अधिक हो जाएगा क्योंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन करना मुश्किल हो जाएगा। मात्रात्मक रूप से हम कह सकते हैं किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। किसी वस्तु से उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान के अलावा उसके वेग पर भी निर्भर करता है। इसके लिए हम सोच लेते हैं कि एक गेंद कम वेग से हमारी तरफ आ रही है, वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन यही गेंद अगर तेज वेग से हमारी तरफ आती है तो यह हमें चोट पहुंचा सकती है। यानी एक वस्तु से उत्पन्न प्रभाव उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। न्यूटन ने इसी गुण को परिभाषित किया संवेग में। संवेग एक ऐसी इकाई है जिसे हम P से निरूपित करते हैं, जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। संवेग का मान भी होता है और इसकी दिशा इसके वेग पर निर्भर करती है। इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और t समय तक बल लगाने पर उस वस्तु के वेग में u से v में परिवर्तन होता है, तो वस्तु के प्रारंभिक संवेग को हम Pi से निरूपित कर सकते हैं, जो बराबर होगा mu के। वस्तु का अंतिम संवेग जिसे हम Pf से निरूपित करेंगे वह होगा mv के बराबर। संवेग में परिवर्तन यानी Pf माइनस Pi समानुपाती होगा अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग के अंतर में, mv माइनस mu। यह परिवर्तन t समय में हो रहा है, तो संवेग में परिवर्तन का दर समानुपाती होगा mv माइनस u बटा t।
पिछली स्लाइड में हमने संवेग के परिवर्तन के दर को pf माइनस pi से निरूपित किया था। हम ये जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन का दर वस्तु पर लगाए गए बल के कारण होगा, इसलिए हम इस pf माइनस pi को f से भी निरूपित कर सकते हैं। और हम ये जानते ही हैं कि वस्तु में वेग के परिवर्तन का दर उसके त्वरण के बराबर होता है, इसलिए वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण के गुणनफल के समानुपाती हुआ। इससे बना हमारा न्यूटन के गति का दूसरा नियम, जिसकी परिभाषा के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन का दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होता है। इस समानुपाती संकेत को बदलने के लिए हम इस राशि को आनुपातिक स्थिरांक k से गुणा करते हैं, तो बन जाता है F बराबर k गुना ma। F का मात्रक हम इस तरह से लेंगे जिससे k का मान 1 हो जाए, यानी 1 न्यूटन बल से वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। बल का SI इकाई kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। न्यूटन का प्रतीक इंग्लिश का लेटर कैपिटल N है। तो यदि बल में वृद्धि होगी, उसके साथ त्वरण बढ़ेगा। यहां पर हम देख सकते हैं, यदि ये दो लोगों ने ट्रॉली ले रखी है जिसमें वह समान बल लगा रखे, लेकिन वस्तुओं का जहां पर द्रव्यमान अधिक होगा वहां पर त्वरण कम होगा, क्योंकि बल समान है। तो वस्तुओं का जहां द्रव्यमान अधिक वहां त्वरण कम होगा यदि बल समान है। गति के द्वितीय नियम के भी हम प्रयोग दैनिक जीवन में देखते ही हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो फील्डर होता है, जब वह किसी गेंद को पकड़ता है तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, जिससे गेंद के वेग में परिवर्तन को अधिक समय मिल जाए, जिससे उसके वेग का परिवर्तन शून्य हो जाए, जिससे हाथों को चोट ना लगे। ऐसे ही आपने देखा होगा, लंबी और ऊंची कूद के खेल में खिलाड़ी बल के प्रभाव को कम करने के लिए कुशन या रेत पर कूदता है, जिससे कुशन या रेत जब दबेगी तो संवेग में परिवर्तन के समय को बढ़ाया जा सके। कार में दुर्घटना या अचानक ब्रेक लगने से बहुत अधिक चोट लग सकती है। उसी प्रभाव को कम करने के लिए सीट बेल्ट लगाई जाती है। सीट बेल्ट के खिंचाव से जो हिट का समय है या संवेग में परिवर्तन का जो समय है वह बढ़ जाएगा, जिससे वेग का प्रभाव कम हो जाएगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया के लिए उसके समान पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं।
इसे समझने के लिए अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है, जब जमीन पर हम चलते हैं तो चलते समय हम जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं। यह हमारी क्रिया हुई। जमीन हमें आगे को धक्का देती है, यह जमीन की प्रतिक्रिया हुई। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, जब बंदूक से गोली बाहर निकलती है तो यह गोली का बाहर निकलना क्रिया हुई। यह गोली बंदूक को पीछे की ओर धकेलती है या प्रतिक्षेपित करती है। पीछे की दिशा के बल से बंदूकधारी पीछे की ओर गिर सकता है, इसलिए बंदूक को कंधे पर रखकर चलाया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, नाविक पानी को पीछे की ओर फेंक रहा है, यह उसकी क्रिया हुई। और ये पानी का बहाव नाव को आगे की दिशा में बढ़ाती है, यह पानी का प्रतिक्रिया हुई। बिल्कुल इसी तरीके से रॉकेट में से निकलने वाली गैसें नीचे की तरफ निकलती हैं, यह क्रिया हुई जो रॉकेट को आगे की तरफ या ऊपर की तरफ धक्का देती हैं, जिससे रॉकेट विपरीत दिशा में जाता है। मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको बल के प्रभाव और न्यूटन के गति के तीनों नियम समझने में मदद मिली होगी। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं मेरे वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझावों को लिखकर भेजिएगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। Thank you for watching this video and have a nice day.